चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आने वाला हूँ कक्षा 9वीं का जो कि आपका विज्ञान का सेट 2 मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। इससे पहले मैं आपको सेट फर्स्ट सॉल्यूशन करा चुका हूँ जो कि आपको जैक बोर्ड के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जैक बोर्ड का जो आपको 5 मई को एग्जाम होगा उसमें इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका काफ़ी चांस है कि मॉडल प्रश्न पत्र से ही काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जैक बोर्ड का जो आपका एग्जाम होगा फर्स्ट टर्म एग्जाम का, तो सुबह को आपको यही पेपर देखने को मिलने वाला है। इससे पहले मैं आपको सेट फर्स्ट सॉल्यूशन करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप सेट फर्स्ट को भी वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रथम शताब्दी परीक्षा 2021-22 यानी कि 5 मई को आपको देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट टर्म एग्जाम में यही पेपर यानी यही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो मैं आपको साइंस का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको विज्ञान का सेट फर्स्ट और यहाँ पर हिंदी का भी सॉल्यूशन करा चुका हूँ। मैथमेटिक्स का भी मैंने आपको सेट फर्स्ट सॉल्यूशन करा दिया है। वो सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो समय आपको 1.5 घंटे का मिलेगा। 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि 40 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। तो सेट टू सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं और क्वेश्चन कंपलसरी। आप जितने भी क्वेश्चन आने हैं वो सभी आपको सॉल्यूशन करने होंगे। और कुल प्रश्न जो आपके रहने वाले हैं वो 40 रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक रहने वाला है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प का आपको चयन करना होगा। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं कटेगा। और पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि 40 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो 40 × 1 इक्वल आपका कितना होता है, तो 40 होता है। अर्थात एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको एक ही अंक मिलने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो आपका जो पहला वाला जो प्रश्न होगा वो इस प्रकार से आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है मॉडल प्रश्न सेकंड का, तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? क्या उसे हम ओडोमीटर कहते हैं, या फिर स्पीडोमीटर कहते हैं, या फिर हमको थर्मामीटर कहते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं कहते हैं। एक यही स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। जो कि दूरी मापता है उसे हम ओडोमीटर कहते हैं। अर्थात ऑप्शन में आपका पहला वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बात नहीं, काफ़ी अच्छे लेवल के यह क्वेश्चन है। सेट 2 में काफ़ी सरल क्वेश्चन थे। सेट फर्स्ट में आपको वो भी देख लेना चाहिए। सरल रेखीय गति का एक एग्जाम्पल है क्या? एक सरल लोलक की गति क्या यह एक एग्जाम्पल है सरल रेखीय गति का? तो नहीं। सड़क पर कार की गति, तो हाँ यह आपका विकल्प बी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और इकाई यानी कि यहाँ पर क्या है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? इकाई समय में, इनके एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं, फिर हम विस्थापन कहते हैं, फिर त्वरण कहते हैं। तो हम जानते हैं क्या कहते हैं? तो हम इकाई इनके इकाई समय में, एकांक समय में निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा कह रहा है इसलिए आपका सिंपली आपका क्या आ जाएगा? तो विस्थापन आ जाएगा। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। एक समान गति यानी समान गति हो रही है उसमें जो त्वरण होगा वह क्या होता है? वह नियत होता है यानी कांस्टेंट होता है, इसलिए आपका शून्य हो जाएगा। संवेग कैसी राशि है? तो आपको पता होगा कि संवेग जो होता है वह कैसी राशि होती है। तो संवेग यानी मोमेंटम कैसी राशि होती है? तो आपको पता होगा कि संवेग एक सदिश राशि होती है, न कि अदिश। सभी यानी सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। यह गुण क्या कहलाता है? क्या बल कहलाता है, या फिर आपका जड़त्व, या फिर आपका द्रव्यमान, या फिर आपका संवेग कहलाता है। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। यह गुण क्या कहलाता है? तो जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। तो आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संवेग का ऐसी मात्रक क्या होता है? तो चूंकि हम जानते हैं पी इक्वल कितना होता है? तो पी बराबर होता है एम बी होता है। क्या होता है? एम बी होता है। अर्थात किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन आपका पहला वाला ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पे कह रहा है यदि दो वस्तुएं ए और बी के द्रव्यमान 6 किलोग्राम और 34 किलोग्राम हो तो ए का जड़त्व वी से अधिक होगा, या फिर आपका वी का जड़त्व 1 से अधिक होगा, या फिर आपका दोनों का जड़त्व बराबर होगा, ए तथा वी का जड़त्व शून्य होगा। तो हम जानते हैं किसका जड़त्व अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा जो जड़त्व होगा वह कितना हो जाएगा? तो वी का जड़त्व ए से अधिक होगा। अर्थात ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल ही करेक्ट होने वाला है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है नवा क्वेश्चन है कि न्यूटन का कौन सा गति का नियम है कि गति का वास्तविक नियम दर्शाता है? गति का कौन सा नियम है जो कि गति का वास्तविक नियम दर्शाता है? क्योंकि हम जानते हैं पहला नियम जो होता है वह क्या होता है? तो वह होता है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यह आपका क्या है? प्रथम गति का नियम की यह होता है। द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। जो एफ इक्वल एम ए की क्या होता है? तो एम ए होता है तो वही यहाँ पर गति का सेकंड नियम होता है। इनके सेकंड लॉ ऑफ क्या होता है? तो आपको न्यूटन का सेकंड नियम होता है। तृतीय गति का नियम क्या होता है? आपको ये पता होना चाहिए। तृतीय नियम क्या भी आपको पता होना चाहिए। तो गति का वास्तविक नियम आपको बताना होगा कौन सा है, कौन सा नियम है जो कि गति का वास्तविक नियम है। तो आपको सिंपली यहाँ पर
सेकंड वाला ऑप्शन लगा देना है। नेक्स्ट बात ने यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का मान, यानी आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिख देना होगा। गुरुत्वीय यानी पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि यह त्वरण है इसलिए आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल, दबाव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स, यानी कि ऑप्शन आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियत यानी स्थिरांक जी का ऐसे मात्रक आपको बताना होगा। तो जी का ऐसी मात्रा किस प्रकार से हम निकालते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, तो जी एम एम बटे आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, तो जी एम एम अब बटे आर स्क्वायर होता है। एम बन के एम टू कह लीजिए या फिर एम एम यानी कि एम कह लीजिएगा। तो आप यहाँ पर पता होगा जी एम एम बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, तो जी का निकालना है। तो जी का किस प्रकार से निकाल सकते हैं, सबसे पहले आपको जी एम एम इधर ला देना है। जी एम एम इधर लाने के बाद आपको यहाँ पर एफ आर स्क्वायर इधर हो जाएगा, और यहाँ पर जी से इधर आपको रोक लेना है, और एफ आर स्क्वायर आपको यहाँ पर चल रहा है। तो आपको यहाँ पर एम एम कहाँ पर, यानी कि आपको कहाँ है, तो आपको नीचे एम एम दिखाई दे रहा है। तो आपको इसका जो मात्रक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो जी का ऐसे ही मात्रक मैं आपको बता रहा हूँ। तो जी का जो मात्रक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इनके ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल ही करेक्ट होने वाला है। और यहाँ पर यदि दो वस्तुएं, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देख लेना है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो यानी दो गुना होगा तो आपका यानी कि दो गुना कम हो रहा है, यानी कि दोगुनी दूरी को आधा कर देना है तो आपका 4 गुना बल क्या हो जाएगा, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि दूरी जितना ही कम होगी उतना ही बल क्या होगा, तो बढ़ता जाएगा। ऑप्शन में आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान का मान सभी जगह क्या होता है, तो समान होता है। क्या होता है, समान होता है। और दिए गए चित्र में आपको पदार्थ के किस अवस्था में कणों को दिखाया गया है आपको बताना है। ठोस है, द्रव है, प्लाज्मा है या फिर गैस है। मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, प्लाज्मा तो आपके चैप्टर में ही नहीं है फिलहाल, यहाँ पर प्लाज्मा यही करेक्ट हो सकता है, बट नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी कण आपको ध्यान से देख लेना, ये सभी क्या है, ठोस के कण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपका इट इज़ यानी कि क्या है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, तो बिल्कुल नहीं। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो आपका यह करेक्ट हो सकता है, बट नहीं। पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही प्राप्त की सभी करेक्ट हो सकते हैं, बट आपका काफ़ी हद तक राइट जो होगा वो ऑप्शन मेरा पर डी वाला होगा। ये पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। नेक्स्ट बात ने क्वेश्चन 17 की बात में यहाँ पर ग्राइन में से किस पदार्थ के विसरण की गति तेज होती है। क्या जल विसरण तेजी से करता है, ऑक्सीजन या फिर लोहा या फिर आपका तेल होता है। तो आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक, गलनांक, संगलन की गुप्त ऊष्मा या फिर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए यहाँ पर क्या रहा है, इसलिए आपका गलनांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो गलनांक हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो गलनांक हो जाएगा। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वाष्प इनके वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आना ही आना है, ये आपको यहाँ पर लिख के ले लीजिएगा, यही क्वेश्चन आना ही आना है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ठोस मैं आपको बता रहा हूँ, ठोस अवस्था से डायरेक्टली गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और वापस गैसीय अवस्था में बदलने के लिए उसे हम संगलन कहते हैं, संगलन कहते हैं। फिलहाल कि आपको यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला वाला राइट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका प्रक्रिया उल्टी हो रही उसे हम कह सकते हैं, बट आपका विकल्प यहाँ आपको ए वाला ही लगा देना है। और यहाँ पर आते हैं क्वथनांक को, यानी यहाँ पर क्या है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है। यहाँ पर क्या है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। तो नहीं,
वाष्पीकरण नहीं, संगलन या फिर गलन, तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो वाष्पीकरण लगा देना है। क्या लगा देना है, तो वाष्पीकरण लगा देना है। और यहाँ पर आते हैं 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273 केल्विन के इक्वल होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। सभी द्रव्य परमाणु में निर्मित होते हैं। आप यहाँ पे दिए गए जड़ तत्व में से सभी तत्वों का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है होते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मल होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे कराए, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यानी 16 यू है। इसका अर्थ क्या होता है, ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है। ऑक्सीजन का एक परमाणु यहाँ पे करा एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग से 16 गुना भारी है। तो आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट बात यहाँ पे करा किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उसे सभी गुणों को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है, तो सभी सूक्ष्म कण रह सकता है। तो ऑप्शन आपका ए वाला राइट हो जाएगा। तो आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट हो चुका है। नेक्स्ट बात करें, परमाणु आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें में से कौन सा ये यौगिक है जो कि क्या कह रहा है यहाँ पर चतुर परमाणु का, चतुर परमाणु कौन सा है, क्या NH3 है, तो हाँ चतुर परमाणु का NH3 है। क्योंकि यहाँ पर इनके अमोनिया क्या है, अमोनिया एक चतुर परमाणु क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन के 3 परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको ये भी देख लेना है और समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है 36 ग्राम जल को मोल में बदलना है। आपको क्या करना है, आपको 36 ग्राम जल को मोल में बदलना है। तो चूंकि हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, तो मोल बराबर होता है कुल इनके भार बटे अणुभार होता है। क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो यहाँ पर भार कितना है, तो 36 है। और जब हम अणुभार निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालते हैं, तो H2 इसका फॉर्मूला होता है। तो आपका हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, इसलिए 2 हाइड्रोजन है तो आपका 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, तो आपका 16 2 कितने हो जाएंगे, तो 18 हो जाएंगे। 18 से आपको डिवाइड लगा देना है, तो 18 दूनी 2 हो जाएंगे। अर्थात मोल आपके कितने निकल कर आ रहे हैं, तो आपके 2 मोल निकल कर आ रहे हैं। 36 ग्राम यानी 36 ग्राम जल को मोल में बदलना है, तो आपको 2 मोल आपको मिल जाएगा। तो आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान आपको क्या हुआ, 5 मोल नाइट्रोजन की बात हो रही है यहाँ पर। तो एक नाइट्रोजन का कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 23 पॉइंट समथिंग होता है आप, या फिर कितना होता है आपको वो लिखना होगा। फिलहाल कि मैं आपको बता चलूँ एक नाइट्रोजन का कितना होता है, अब वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। तो 5 मोल का कितना हो जाएगा, 14 पंजा 70 यानी कितना होता है, तो आपको सिंपली आपको 17 यू लगा देना है। कोशिका का बिजली घर क्या होता है, तो कोशिका का बिजली घर जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और यहाँ पर बात क्वेश्चन 29 की यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना DNA तथा राइबोसोम होता है। यहाँ पर अंतर्द्रव्य जालिका या फिर आपका गोल्जी उपकरण या फिर आपका लाइसोम या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो किस कोशिकांग का अपना DNA तथा राइबोसोम होता है, आपको वो लिखना होगा। नेक्स्ट बात में यहाँ पर किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन सा होता है, तो प्रोकैरियोटिक की बात हुई यहाँ पर, तो आपको सिंपली यहाँ पर अमीबा लगा देना है। और झिल्ली जीवन यहाँ पर झिल्ली जीवात यानी जन्म की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, आपको वो लिखना है। फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा कि अर्धसूत्री विभाजन में सतती यहाँ पर संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, आपको बताना होगा। एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 18 है, तो आपकी 18 दूना 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है, तो पौधों में खनिज एवं लवण का संवहन जो करता है वह क्या करता है, तो आपको करता है क्या जल एवं खनिज लवणों की बात हो रही है। तो आपको सिंपली यहाँ पर फिलोयम पर लगा देना है। जाइलम का कौन करता है, तो जाइलम का तो पौधों में जल का जो संवहन करता है, जड़ सूखती हैं उसे हम जाइलम कहते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर फिलोयम लगा देना है। रक्त का ऊतक क्या होता है, तो रक्त का जो ऊतक होता है वह कौन सा होता है, पेशिकी या फिर तंत्रिका या फिर संयोजी या फिर मांसपेशी, तो आपको सिंपली संयोजी पर लगा देना है। अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है, आपको बताना होगा। तो अस्थि और यहाँ पर मांसपेशी को जोड़ने वाली को हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं, फिर लिगामेंट कहते हैं, फिर आपका तंत्रिका कहते हैं, फिर आपका मांसपेशी कहते हैं, आपको वो लिखना होगा। फिलहाल यहाँ पर टेंडन काफ़ी हद तक सही दिख रहा है। पेरेनकाइमा यानी जिसमें क्लोरोफिल हो सकती है यानी हो कहलाती है, क्या कहलाती है, आपको वो लिखना होगा। किस ऊतक के विभाजन से पौधों की लंबाई बढ़ती है, तो आपको वो लिखना होगा। विभज जीवोतक है, क्या है, विभज जीवोतक है। नेक्स्ट बात यहाँ पे मुख, यहाँ पे क्या है, मुख गुहा की आंतरिक सतह किस ऊतक की बनी होती है, आपको वो लिखना होगा। तो मिलती है नेक्स्ट बार, तब तक के लिए थैंक यू।